हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे कि कुछ मेजर इवेंट्स हमने कवर किए थे, म्यूटेशनल थियरी, फिर डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में, एंड लेटर ऑन हमने जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में म्यूटेशन, इवोल्यूशन एंड थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। टू बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट इज म्यूटेशन? ठीक है, हम सभी के दिमाग में आता है म्यूटेशन क्या होता है। फर्स्ट टाइम सुनते से ये वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो म्यूटेशंस आर नथिंग बट स्लो चेंजेस। म्यूटेशंस स्लो चेंजेस के बदले ये होते हैं फास्ट चेंजेस। म्यूटेशन आर फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो जो थे वो इवोल्यूशन थे, और आज के लेक्चर में हम जो म्यूटेशन का स्पेसिफिक एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है बुक में, उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो फास्ट चेंजेस से रिलेट करती हैं। ठीक है, फास्ट चेंजेस मतलब एक होने वाला सडन चेंज होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, ये चेंजेस बस हो जाते हैं। किस में होता है ये चेंजेस? तो ये चेंजेस होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल में कोई भी सडन चेंज या फिर कोई भी फास्ट जो चेंज होता है, उस चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है। ये स्पेसिफिकली अगर हम म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं तो म्यूटेशन कैन बी आइदर मेजर और आइदर माइनर। अब फर्क नहीं पड़ता म्यूटेशन मेजर है या माइनर है। मेजर का मतलब बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारा ट्रिपलेट कोडॉन जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, जैसे ट्रिपलेट कोडॉन किसको कहते हैं समझिए इस चीज को। अगर मेरे पास एक ये आरएनए का स्ट्रैंड पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इस आरएनए के ऊपर सर्टेन कोडिंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सर्टन कोडिंग्स होते हैं, जहां पर हम लोग ने इस चीज को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि ए फॉर एडिनाइन होता है, यू फॉर यूरासिल होता है, जी फॉर ग्वानाइन होता है, सी फॉर साइटोसाइन होता है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं, बस उसी का हम एक इवॉल्व फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब ये जो तीन का ग्रुप होता है, जैसे ये फर्स्ट 3 का ग्रुप हो गया, ये सेकंड 3 का ग्रुप हो गया, इसको एक और कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सेकंड का ग्रुप हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारा एक सीक्वेंस होता है, किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर भी और डीएनए के ऊपर भी। डीएनए में क्या फर्क होता है? बस ये जो यूरासिल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यूरासिल रिप्लेस हो जाता है थायमिन से। ठीक है, क्योंकि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसीलिए, और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये जो 3 के नाइट्रोजन बेसिस के आप जो पेयर देख रहे हैं, आप जो ग्रुप देख रहे हो 3 का, इस एक मतलब इस ग्रुप को, एक ट्रिपलेट के ग्रुप को हम कहते हैं कोडॉन। इस कोडॉन में होने वाले चेंजेस को, जो अब्रप्ट चेंजेस होते हैं, जो अचानक से होने वाले चेंजेस होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कैन बी मेजर और इट कैन बी माइनर टू। अगर हमारा कोई एक सिंपल सा एक कोई जीन चेंज होता है, कोई एक कोडॉन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं माइनर। वेरस अगर ये पूरे के पूरे ये सब के सब चेंज हो जा रहे हैं, पूरा का पूरा आरएनए चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेजर चेंजेस। जैसा कि लास्ट ईयर हम लोग ने 9th में एक डिसीज पढ़ा था जिसको हम लोग ने नाम दिया था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हमने लास्ट टाइम देखा था कि सिकल सेल एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन में होने वाले चेंजेस के वजह से। हीमोग्लोबिन के जो अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है, उसमें बीटा चेन में एक 6th अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ग्लूटामेट। वो ग्लूटामेट का कोड होता है GAG। उस GAG में जो ए होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, जिसके वजह से वो ग्लूटामेट के बदले वो जो अमाइनो एसिड होता है वो वेलाइन बन जाता है, और वेलाइन के आने की वजह से आरबीसी जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से पूरा का पूरा आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, विच लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया। तो ये हमने देखा था। और हमेशा याद रखना, म्यूटेशन जब भी हमारे बॉडी में होता है ये हमेशा हार्मफुल होता है। म्यूटेशंस आर नेवर यूजफुल फॉर एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सडन चेंज होते हैं, अब्रप्ट चेंजेस होते हैं। इनके वजह से हमारे बॉडी में जो चेंज होता है, इन म्यूटेशंस की वजह से जो चेंज होता है, हम उसको अडेप्ट करने के लिए उस सिचुएशन में केपेबल नहीं होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट म्यूटेशंस।
बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना के बारे में। ये वही इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे बॉडी में इन ट्रिपलेट कोडॉन्स का खोज किया था। इन्होंने हमें ये चीज बताई थी कि हमारे बॉडी में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसके लिए ऐसे 64 कोडॉन्स होते हैं। इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज से भी अवॉर्ड किया गया था। इसके आगे हम इवोल्यूशन का टॉपिक देखेंगे। इवोल्यूशन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज स्पेसिफिकली स्लो चेंजेस। जितना भी इवोल्यूशन हम देखते हैं, जैसा भी इवोल्यूशन हम देखते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? स्लो चेंजेस। किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट हो, फंगस हो, माइक्रोब हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर में जो स्लो चेंजेस चलते रहते हैं, उन स्लो चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कह रहे हैं। आप वहां पर बैठ के मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मैं यहाँ पर बैठकर आपको सिखा रहा हूँ। इस समय भी आपके और मेरे शरीर के दोनों के अंदर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। हम सर्टेन एटमॉस्फेयर्स को अडेप्ट कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। सो एज टू सर्वाइव हम इन चीजों को, हम इन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं और यही एडेप्टेशंस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक वाइज जाएंगे तो टेक्स्ट बुक में इवोल्यूशन के लिए 3 डेफिनेशन दिए हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं। सबसे पहला है, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने बताया, इवोल्यूशन कैसा होता है? स्लो चेंज होता है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? स्लो होता है। तो जो स्लो चेंजेस होते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। लंबे समय तक ये काम चलता है। अगला जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो इवोल्यूशन का फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दिया हुआ है। ये वाला जो डेफिनेशन है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, और ये वाला जो डेफिनेशन है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है। Formation of a new species due to changes in specific generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution। इसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, इस डेफिनेशन को मैं आपको प्रिफर नहीं कहूंगा। इसको आप बोर्ड्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, नो इश्यूज, नो डाउट, इसमें आपको मार्क्स मिलेगा, बट इसको आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसी चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इस टर्म से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है। तो ये अगर आप डेफिनेशन याद करोगे तो हो सकता है आप उस टॉपिक में और इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाओ। इसीलिए आपको ये सेकंड वाला जो डेफिनेशन है इवोल्यूशन का, करेक्ट है, बट इसको थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखना है। थर्ड जो डेफिनेशन है, दैट इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। हम सभी किसी ना किसी से इवॉल्व होकर आए हैं। मोस्ट कॉमनली जो आपने सुना है, देखा है, ठीक है, हम सभी ने ये चीज सुना है, देखा है कि जो इंसान होते हैं वो बंदर से इवॉल्व होकर आते हैं। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ठीक है, वो चीज सही है। बट द थिंग इज क्या, उनमें ऐसा क्या हुआ कि बंदर इंसान बन गए? ठीक है, तो उनके अंदर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ। कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे उनके फंक्शनिंग कम हुए, ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनमें जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग और एनहांस हो गई। तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किसमें? प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। कहां से हुए? फ्रॉम दी एंसेस्टर, जिसके अंदर हमारे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे और हमारे जैसे कुछ फंक्शंस थे। तो ऐसे टाइप का जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। सो फर्स्ट और जो थर्ड डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशंस में से आप क्या कर सकते हो? कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। इनफैक्ट इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, बट मैं आपको सेकंड वाला प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज इसके वजह से आप हो सकते हो कंफ्यूज विद द अनदर टॉपिक। तो इसको हम लोग को कुछ टाइम के लिए बाजू में रखना है। ये जो डेफिनेशन है, थर्ड नंबर का जो डेफिनेशन है, ये जो थर्ड नंबर का डेफिनेशन है, ये आपको दिया हुआ है थियरी ऑफ इवोल्यूशन का जो नीचे वाला पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहां पर जो ऊपर के 3 लाइन्स है वो ये डेफिनेशंस है। यहां पर हमारा जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ये खत्म हो गया। इसके अंदर बस डेवलपमेंट वगैरह होती है, ज्यादा कुछ हमें इस टॉपिक के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना है। द बेसिक इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन। हमें इस चीज को कवर करना है कि व्हाट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कहानी है, ये इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 350 बिलियन ईयर्स पहले। इस चीज की कहानी कब स्टार्ट होती है? आज से 350 बिलियन ईयर्स पहले। क्या होता है हमारे अर्थ पे? ठीक है, देखो ऐसा क्या होता है, लाइफ
स्टार्ट होता है हमारे अर्थ पे आज से 350 बिलियन साल पहले। इसके पहले हमारा अर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, अर्थ कैसे फॉर्म होता है? देखिए, अर्थ के फॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारे थियरीज है। बिग बैंग थियरी है, फिर कुछ थियरीज ऐसा भी कहती हैं कि हाँ, सन से एक टुकड़ा टूट कर आया था, उससे हमारा अर्थ बना है। उसके टुकड़े के टूटने के पहले पिन होल के साइज में एक स्पेस था, उस स्पेस में बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे गैसेस फैलती हैं, हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर यूनिवर्स में जो सन होता है उससे हमारी अर्थ का टुकड़ा एक टूट के गिरता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमें देखना है व्हाट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, थियरी ऑफ इवोल्यूशन में हमें यह बताया गया है कि सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, मैं बहुत बेस से आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे अर्थ पे जब पानी का फॉर्मेशन होता है, देखिए इनिशियली जो था हमारा अर्थ जो था, इसका एटमॉस्फेयर जो था वो रेड्यूसिंग टाइप था। कैसा था? रेड्यूसिंग टाइप। रेड्यूसिंग टाइप मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी ऐसा चीज जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो किसी को हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट या फिर रेड्यूसिंग एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर था। ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर क्यों था? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े हुए थे। लेटर लाइफ के इनकमिंग के साथ हमारा जो एनवायरमेंट था वो रिड्यूसिंग से चेंज हो गया ऑक्सीडाइजिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ, हमारे अर्थ पे क्या आ गए थे, बहुत सारे फोटो रेस्पिरेशन करने वाले, फोटो रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स आ गए थे, जो फोटोसिंथेसिस करते करते धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे। खैर, अगर हम आगे बात करते हैं व्हाट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन, तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है कि सबसे पहले हमारे अर्थ पे क्या आए थे? बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स थे, ये सब बायोमोलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं सेल्स। ये जो सेल होता है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है, या फिर इनिशियल सेल होता है, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करता है और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है एक यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली ये कुछ नहीं होता है, जस्ट एक प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, सारे सेल ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं, बस इसके बाद खुद का डीएनए वगैरह होता है, यही सारी चीजें होती है। ये प्रोग्रेसिवली डेवलप होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर फर्दर यूकैरियोटिक सेल्स से आगे बनते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे इसके अंदर आते हैं प्लांट्स, फंगस और एनिमल्स। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका था सरवाइव करने का, और इस तरीके से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, और ये जो थियरी है इसी को हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो कहानी है बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्म होना, लाइफ का फॉर्म होना, ये आज से 350 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। आज से 350 बिलियन ईयर्स पहले। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो चीजें हैं ये प्रूव कैसे होती है। जैसे ये जो तुम्हारे बुक में लिखी हुई चीजें हैं, ये जो आपके बुक में लिखी गई चीजें हैं, इसको कितना श्योरिटी है कि क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसको प्रूफ करने के लिए होते हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको कुछ इसमें से सीखने मिला हो, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।